ये क्वेश्चन है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एक क्वेश्चन से ही काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसमें एक तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्लिक इंसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और अगर जो पाथ डिफरेंस है उसमें अगर एंगल थीटा बहुत छोटा नहीं है तो कैसे अप्रोच करना है YDSE की प्रॉब्लम में, वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, और स्पेशली क्वेश्चन है ये निखिल के लिए। तो सिचुएशन ये है, इन द फिगर एन अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज शोन, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन मीडियम N1। तो एक चीज ध्यान रहे कि इसमें जो वेवलेंथ लैम्डा गिवन है वो किस मीडियम में है, ये उस मीडियम में वेवलेंथ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 के बराबर है। इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि थीटा एंगल पर इंसिडेंट वेव्स या रेज इस पर आती हैं। डिस्टेंस S1O एंड S1O इक्वल टू S2O, यानी कि जो डिस्टेंस S1O है और S2O है, ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल है। पॉइंट O इज द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो ये इंफॉर्मेशन भी दी है। जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें जो पॉइंट O है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन लेना है इसको। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये कितना है, N2 है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1 के बराबर है। ये दो स्लिट्स हैं S1 S2। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस एज यूजुअल कैपिटल D है, और दोनों स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन की है, जो कि बाकी क्वेश्चन से इसको अलग करती है, कि जो वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इक्वल टू 0.3 mm, ये वेवलेंथ किस मीडियम में गिवन है, N1 में, यानी कि इस वाले मीडियम में। अच्छा, फिर क्या हुआ, द मीडियम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द स्लिट्स हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली। तो स्लिट के लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और राइट साइड में कितना है, यहाँ पर N2 के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज स्मॉल d एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स इज कैपिटल D। यूजिंग d इक्वल टू 1 मीटर, जो डेटा गिवन है उसमें d को कितना लेना है हमें, ये 1 मीटर के बराबर है, ठीक है, और स्मॉल d 1 मिलीमीटर है। थीटा 30 डिग्री है। अब देखो एंगल 30 डिग्री है, कोई बहुत छोटा एंगल नहीं है ये, इसमें वो अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा सकते कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा। N1 की वैल्यू 4/3 है, और N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 10/9 के बराबर है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस है, बेसिकली एक पैसेज है, और इन तीनों क्वेश्चंस बेहतरीन सवाल हैं तीनों के तीनों। सबसे पहला पार्ट ये है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफियरिंग वेव्स इज 0 इज। तो जो वेव्स आ रही हैं यहाँ पर, ये इंसिडेंट वेव्स हैं, तो राइट साइड में जब स्क्रीन पर ये जब वेव मिलती है तो पाथ डिफरेंस इनका कहाँ पर 0 होगा, ये हमको बताना है। तो अब मैं यहाँ से डायग्राम को लेके जरा चलूँगा दूसरी जगह पर, थोड़ा स्पेस जहाँ पर हमको ज़्यादा मिले, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसको मैं ले आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको डायग्राम को हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियरली विजिबल हो। ठीक, ये हमने डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। अब हमको पता ये करना है कि पाथ डिफरेंस कहाँ पर 0 होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले ये देखा करो ऑब्लिक इंसिडेंस वाले केस में कि स्लिट पर जब ये एंटर हुई वेव्स, तो कौन सी वेव ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके आई है, या S1 और S2 में बाहर निकलने से पहले लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में कौन सी वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है, S1 पर आने वाली वेव्स ने या S2 पर आने वाली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। ये मैंने एक इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S1 से, इसको नाम दे देता हूँ मैं A है सपोज। तो S1A ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ तक जो वेव आती है S1 पर और S2 पर जो वेव आती है, यहाँ तक तो इनका पाथ कैसा है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो पाथ इन्होंने सेम ट्रेवल किया है, लेकिन ये वाली वेव S1 पर पहुँच जाती है, लेकिन जो नीचे वाली वेव है वो अभी S2 पर नहीं पहुँची है। S2 पर पहुँचने के लिए इसको ये वाला एडिशनल पाथ ट्रेवल करना होगा AS2 के बराबर। तो इस पाथ डिफरेंस को हम मान लेते हैं कि ये एडिशनल पाथ जो उसने ट्रेवल किया है वो कितना है, डेल्टा x1 है। ये डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये देखो ये एंगल थीटा है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री से हम बता सकते हैं कि इस एंगल को भी हम कितना ले सकते हैं, थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर डेल्टा x1, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा d साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी वेव कैसी हैं, पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये कितना हुआ, d साइन थीटा, जिसमें d क्या है, d है इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। तो ये पाथ डिफरेंस हुआ। अब हम ये देखेंगे कि स्लिट से बाहर निकलने के बाद अगर हम पॉइंट O पर आते हैं तो दोनों वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है, S1 से आने वाली और S2 से आने वाली, दोनों वेव का पाथ कैसा है, सेम है। ठीक है, इसके स्लिट से निकलने के बाद। लेकिन स्लिट से निकल पर आने से पहले किसने ज़्यादा ट्रेवल किया है, इसने। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो ये वाली वेव है इसका पाथ कम करना है और इसके पाथ को बढ़ाना है, जिससे कि पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो मैं इस स्क्रीन पर नीचे आता हूँ। मान लो कि हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए हैं पॉइंट B पर आ जाते हैं। सपोज ये पॉइंट B, ठीक है, ये मैंने B पॉइंट बनाया। तो B पॉइंट पर हम आते हैं S1 से। तो ये जो वेव ने पाथ ट्रेवल किया S1B और S2 ने जो ट्रेवल किया है ये कितना है, S2B। ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, मैं B को थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो ऐसा लगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। तो B को और B को और ज़्यादा नीचे ले लेते हैं, ये B है। तो एक वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी वेव मैं बना रहा हूँ ये आती है S2 से। ठीक है, तो अब कौन सी वेव ज़्यादा ट्रेवल करके आई है पाथ, S1 से आने वाली। स्लिट पर आने से पहले किसने ज़्यादा ट्रेवल किया था, नीचे वाली ने। स्लिट से बाहर निकलने के बाद ऊपर वाली वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर लिया। तो अब पाथ डिफरेंस हम मान लेते हैं पॉइंट B पर 0 हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी मान लें हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट O से B तक की जो OB डिस्टेंस है, इसको मान लिया हमने y है। y इक्वल टू OB मैंने लिख दिया, ये y इक्वल टू OB डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब हमको ये देखना है कि जो ये वाली वेव है ये नीचे वाली वेव की कंपैरिजन में कितना एडिशनल पाथ ट्रेवल करती है। तो S2 से ऊपर वाली वेव पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये कौन सा है परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया। ठीक है, तो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना हुआ, ये। ठीक है, S1 से लेके यहाँ तक का जो ये वाली डिस्टेंस है, ये एडिशनल पाथ ट्रेवल किया है किसने, ऊपर वाली वेव ने। तो ऊपर वाली वेव ने जो एडिशनल पाथ ट्रेवल किया है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा के बराबर है। इस एंगल को लिखा मैंने अल्फा। तो जो ये पाथ डिफरेंस है यहाँ पर, ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, इसको अगर मैं नाम दे दूँ पॉइंट C, तो पाथ डिफरेंस हुआ स्लिट से बाहर निकलने के बाद पाथ डिफरेंस हो जाता है डेल्टा x2 इक्वल टू, ये है S1C और इसकी वैल्यू आएगी d साइन अल्फा। ठीक है, तो पॉइंट B पर जो टोटल पाथ डिफरेंस है, टोटल पाथ डिफरेंस एट पॉइंट B, तो पॉइंट B पर टोटल पाथ डिफरेंस हमको अब देखना है कितना होता है। तो हम दोनों पाथ डिफरेंस को मिला के क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँ जरा यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखो कि जो पाथ डेल्टा x1 है ये अलग मीडियम में है और डेल्टा x2 जो पाथ ट्रेवल किया है वो एक अलग मीडियम में है। अब हमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ का यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना होगा।
यानी कि सारे पाथ या तो मैं n1 के रिलेटिव लिखूं या दोनों पाथ में किसके रिलेटिव लिखूं, n2 के रिलेटिव लिखूं, या मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये दोनों पाथ में रिलेटिव टू एयर ही लिख लेता हूं। तो एयर के रिलेटिव n1 में जो ट्रेवल्ड पाथ है वो हो जाएगा n1 डेल्टा x1, ठीक है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और n2 में जो पाथ ट्रेवल किया है डेल्टा x2 वो एयर के रिलेटिव हो जाएगा n2 डेल्टा x2, इसको हम कर देंगे इक्वल। तो अगर ये दोनों पाथ इक्वल हैं तो पॉइंट बी पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, क्लियर है। या तो पूरा पाथ n1 के रिलेटिव लिखो या पूरा पाथ लिखो रिलेटिव टू n2, या पूरा पाथ लिखो या पाथ डिफरेंस लिखो किसके रिलेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने ये लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो n1 डेल्टा x1 इक्वल टू n2 डेल्टा x2। अब हम देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है। तो n1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, n1 गिवन था क्वेश्चन में, n1 दिया हुआ है 4/3 और n2 गिवन है n2 इक्वल टू 10/9, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो ये है 4/3 और डेल्टा x1 कितना था, d साइन थीटा, तो ये हुआ d साइन थीटा इक्वल्स टू n2 कितना है 10/9 और डेल्टा x2 कितना है d साइन अल्फा। तो d से तो d कैंसिल हो जाएगा, तो d से d कर दो कैंसिल, और साइन अल्फा इक्वल टू कितना आता है, साइन अल्फा इक्वल्स टू ये आएगा 4 इंटू 9/3 इंटू 10 के बराबर, ठीक है। तो साइन अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा कुछ छूट गया लगता है इसमें, जब मैंने वैल्यू मिस कर दी है, 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 था, या वैल्यू मेरे से एक्सचेंज हो गई है। मैं देख लेता हूँ जरा क्वेश्चन में, n1 कितना गिवन था, 4/3 था और 10/9 था, मैंने क्या लिख दिया इसको, n2 इंटू डेल्टा x2 10/9 भी ठीक लिखा है। तो साइन अच्छा थीटा छूट गया इसमें, साइन थीटा भी गिवन था ना भाई, इंटू साइन थीटा, तो ये होगा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम जरा दोबारा से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर d से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल होने के बाद हमको मिलता है साइन अल्फा इक्वल टू 4/3 और 9/10 इंटू साइन थीटा। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3 और साइन थीटा कितना दिया है, थीटा 30 डिग्री, तो ये आता है 6/5, सॉल्व करने पर 3/5 हो जाएगा साइन अल्फा। साइन 30 डिग्री 1/2, तो 3/5 यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, 37 डिग्री, ठीक है। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 37 डिग्री आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं, जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं कि वाई डिस्टेंस जाने पर कितना, यहाँ पर अगर हम वाई डिस्टेंस नीचे आएंगे तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा dy/d के बराबर, या dy/d के बराबर जो लिखा करते थे, वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत ज़्यादा, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। उसका जब हम डेरिवेशन करते थे तो पाथ डिफरेंस आता था हमारा डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, या साइन नया एंगल लिख लेता हूँ मैं, साइन डेल्टा कर देता हूँ, तो पाथ डिफरेंस आया सपोज डी साइन डेल्टा। डेल्टा बहुत छोटा एंगल होता था तो उसमें मैं अप्रॉक्सीमेशन कर लेते थे डी टेन डेल्टा, और फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते थे डी y/d के बराबर। तो ये चीज़ यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 37 डिग्री इज़ नॉट ए स्मॉल एंगल, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलेगा। तो हमें बगैर अप्रॉक्सीमेशन के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब एंगल अगर मुझे पता चल गया है 37 डिग्री है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ
मैं जो मिडिल रे है उसको मैं सीधे बी की तरफ बढ़ाता हूँ, इसकी डायरेक्शन। मान लो ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, आप ये मान लो S1 S2 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो कि पॉइंट बी को ज्वाइन करती है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी अल्फा ही होगा। तो इस वर्टिकल लाइन की परपेंडिकुलर कौन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो ये वाली लाइन मैंने खींची थी S2C पे परपेंडिकुलर लाइन में ये खींच रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल अल्फा है, तो मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी चीज है कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर में भी यही एंगल होगा। तो इन दोनों की परपेंडिकुलर ये दोनों है, तो अल्फा आएगा। अब यहां से हम निकालते हैं साइन अल्फा। अच्छा, अल्फा तो आ चुका है, तो अब हम लिखेंगे टेन अल्फा। अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, तो मैं ये वाला जो पॉइंट है, सपोज मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, ABCD तो हमें लेना नहीं है, तो इसको मैं E नाम देता हूं, सपोज E। तो राइट एंगल ट्राइंगल EOB, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो EOB में टेन अल्फा इक्वल टू, अब मैं साइड हो जाऊं, जो मैंने लिखा आपको देखने रहा होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल EOB में टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, OB है, अपॉन बेस कितना है, D के बराबर है। तो जो OB की वैल्यू आती है वो आएगी D टेन अल्फा। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर थी, और टेन अल्फा यानी 10 37 डिग्री, अल्फा हम निकाल चुके हैं। तो 10 37 डिग्री ये आ जाएगा 3/4। तो OB की वैल्यू आती है 3/4 मीटर के बराबर। ठीक है, OB कितना था, Y के बराबर था। तो OB इक्वल टू Y इक्वल टू 3/4 मीटर। 3/4 मीटर कहां पर आया है, ये ओरिजिन के नीचे आया है, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि इसका आंसर होगा C, Y इक्वल टू -3/4 मीटर के बराबर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, Y इक्वल टू -3/4 मीटर। तो चलो, हमने इस पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन था पैसेज पर बेस्ड, वो सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच लाइट वेव at point O is I0, then resultant intensity at point O will be। तो इसके लिए फिर मैं डायग्राम को जो है लेके चलता हूं इसके दूसरे पेज पर। ये डायग्राम लेके आए हम, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं जिससे कि सिचुएशन थोड़ी और क्लियरली विजिबल हो जाए। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में हमसे ये कहा गया है कि S1 से आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी कितनी है, वो है I0 के बराबर, मतलब सेम है। तो इसको भी I0 और इसको भी I0 मान लिया। तो पॉइंट O पर इंटेंसिटी क्या होगी, ये बताना है हमको। तो देखो, स्लिट से बाहर निकलने के बाद, S1 और S2 से आने के बाद, तो इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया है। पाथ डिफरेंस इसमें इन दोनों वेव्स के बीच में वही होगा जो कि स्क्रीन पॉइंट ऊपर पहुंचने से या स्लिट से बाहर निकलने से पहले ही क्रिएट हो चुका है। तो डेल्टा x1 हमने पाथ डिफरेंस लिया था वो, तो डेल्टा x1 यानी कि ये आएगा d साइन थीटा के बराबर। तो जब वेव पॉइंट ऊपर पहुंचती हैं तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, d साइन थीटा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्लिट पर आने से पहले जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है वही बना रहेगा। स्लिट से बाहर निकलने के बाद तो दोनों ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो सेम ट्रेवल किया है। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, तो मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस एट O, वो है डेल्टा x1 के बराबर। ठीक है, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट O कितना है, डेल्टा x1, और डेल्टा x1 की वैल्यू है d साइन थीटा। अब फिर ध्यान रखो कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये किस मीडियम में है, ये मीडियम n1 में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के बराबर है। तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन निकालना है तो मुझे लैम्डा भी n1 का ही यूज करना पड़ेगा, n1 मीडियम का। तो क्वेश्चन में n1 मीडियम में ही लैम्डा दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, इस पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है। d की वैल्यू है 10⁻³
यही था ना, d कितना था 1 मिलीमीटर, यस। तो ये 10⁻³ मीटर के बराबर है, मीटर। और साइन थीटा, थीटा कितना था 30 डिग्री, तो साइन 30, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ये क्या चीज़ आई है, ये आई है, ये आया है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है इन मीडियम N1। अब इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं यहां पे चेक करूंगा कि फेज डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन कितना होता है, ये होगा डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा x1। अब ध्यान दो कि ये जो लैम्डा आएगा ना, ये उसी मीडियम का आएगा जिस मीडियम का पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ, लैम्डा कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है, और डेल्टा x1 कितना है, अच्छा ये 0.3 मिलीमीटर में था, तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, और डेल्टा x1 है 0.5 इंटू 10⁻³ तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, ये आता है 2π इंटू 5/3 यानी कि 10π/3। तो फेज डिफरेंस 10π/3 आ गया है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10π/3 इक्वल टू 4π माइनस 2π/3। ये कितना होगा 12 - 2π/3 हो जाएगा। क्यों लिखा हमने इसको ऐसा, क्योंकि जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है I0 प्लस I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस फाई फेज डिफरेंस। तो मुझे कॉस फाई की वैल्यू को इस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये आएगा I = I0 प्लस I0, अच्छा मैंने 2I0 इंटू I0 क्यों लिखा है, ये 2 √I0 इंटू √I0 होता है, तो वो हो जाएगा 2I0 कॉस फाई यानी कि कॉस 4π माइनस 2π/3 इतना होगा। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 2I0 प्लस 2I0 इंटू कॉस 4π माइनस 2π/3 कितना आएगा, ये आएगा कॉस माइनस 2π/3, और cos माइनस 2π/3 की वैल्यू cos 2π/3 के बराबर होगी। cos 2π/3 हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि ये होगा -1/2, ठीक है। cos 2π/3 -1/2 होगा। तो इंटेंसिटी इसकी सॉल्व करने पर आती है, सॉल्व करने पर इंटेंसिटी आती है I = 2I0 माइनस I0 यानी कि I0 के बराबर। तो ये आंसर हुआ सेकंड वाले क्वेश्चन का I0, यानी कि कौन सा आंसर सही हुआ इसका, इसका सही आंसर है ये डी आंसर, ठीक है, ये सही हुआ। इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये सबसे बेहतरीन सवाल है। इसमें पूछा y कोऑर्डिनेट ऑफ द नियरेस्ट मैक्सिमम अबव O। तो पॉइंट O से पहले जो नियरेस्ट मैक्सिमम होगा, ऊपर O से ऊपर नियरेस्ट मैक्सिमम, उसकी डिस्टेंस क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो फिर मैं डायग्राम को एक बार यहां से उठा के ले चलता हूं किसी नए पेज पर, जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए ज़्यादा। तो इसको उठाते लिया हमने डायग्राम को, और अब बड़े चलते हैं हम यहाँ। ये आ गया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि पॉइंट O से ऊपर जो नियरेस्ट मैक्सिमम आएगा वो कहां पर होगा। तो एक चीज ध्यान दो, हम एक कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि पॉइंट O से कितना नीचे सेंट्रल मैक्सिमम आता था। सेंट्रल मैक्सिमम आता था, आया था 3/4 मीटर पर आया था। ये है सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम वो होता है जहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो। तो ये O से कितना नीचे आया था 3/4 मीटर पर। अच्छा, अब इसमें हमको चेक ये करना है कि पॉइंट O से ऊपर
पॉइंट ओ के अगर हम ऊपर जाते हैं तो नियरेस्ट मैक्सिमम कितना आएगा। तो 3/4 मीटर जब हम नीचे आए तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। और पॉइंट ऊपर टोटल पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम पॉइंट ओ से नीचे आते हैं, यानी कि इसको मैंने पॉइंट बी नाम दिया था, ये वाला पॉइंट था बी, तो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट बी पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, यानी कि यहां फेस डिफरेंस भी कितना है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो 3/4 मीटर आने पर अगर हम पॉइंट ओ से ओरिजिन से 3/4 मीटर आते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमम तक पहुंचने में कुल कितनी ब्राइट फ्रिंज बन चुकी हैं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो जैसे यहां देखो पॉइंट बी जो है, ये जो पॉइंट बी है पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, यानी कि यहां फेस डिफरेंस कितना है, यहां पर डेल्टा फाई है 0। अब अगर यहां पर जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो अगर इस पॉइंट पर बनती है तो वहां पर पाथ डिफरेंस फेस डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा, 2 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम की कंडीशन होती क्या है, मैक्सिमम की कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n के बराबर, यानी कि 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई 0 है तो इसका मतलब होता है कि ये कौन सी फ्रिंज बनेगी, यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी या सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। अगर पाथ डिफरेंस इसके बाद जब हम जाएंगे तो 0 से ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना होगा, 2 तो जैसे ही पाथ डिफरेंस 0 के बाद फेस डिफरेंस जब 0 के बाद 2 होगा, पाथ डिफरेंस नहीं फेस डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस जब 0 से चेंज होकर 2 होगा तो वहां पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। इसके बाद जब फेस डिफरेंस होगा 4 तो क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है, और फेस डिफरेंस पॉइंट बी पर कितना ये हम निकाल चुके हैं, फेस डिफरेंस एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर फेस डिफरेंस कितना आया था, अभी हमने सेंट्रल मैक्सिमम सॉरी फेस डिफरेंस तो 0 ही आया था वहां पर, और ओ पर फेस डिफरेंस कितना आया था, एट पॉइंट ओ पर जो फेस डिफरेंस आया है, पॉइंट ओ पर जो फेस डिफरेंस है वो कितना है, वो आया था 10π/3। 10π/3 को अगर हम लिखें तो उसको मैंने लिखा था 4π माइनस 2π/3। ठीक है, तो 10π/3 जो है ये 4π से कम है। 10π/3 जो है, यहां पर अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहां पर फेस डिफरेंस कितना आया था, 10π/3। अब ये जो 10π/3 आ रहा है, ये 10π/3 4π से कम है, 4π से कम है, यानी कि जब हम b से ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस यहां तक, यहां कहीं आगे कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा बढ़ के, और बढ़ते बढ़ते जब हम 4π पर पहुंचेंगे तो फेस डिफरेंस 4π नहीं हुआ है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 4π होगा। और जब फेस डिफरेंस 4π होगा तो किस ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज आएगी, सेकंड ऑर्डर की, यानी कि पॉइंट ओ के ठीक ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी। दोबारा समझो, यहां पर पार्ट फेस डिफरेंस कितना है, 0, तो जो मैक्सिमम है वो कैसा है, सेंट्रल मैक्सिमम है। इसके ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कितना होगा, वो यहां पर 2π होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमम। इसके बाद फेस डिफरेंस और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पॉइंट ओ पर पहुंचे, तो पॉइंट ओ पर अभी फेस डिफरेंस 4π नहीं हुआ है, वो कितना है, 10π/3 है। जब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फेस डिफरेंस 4π। जब फेस डिफरेंस पॉइंट ओ के ऊपर 4π होगा तब यहां पर सेकंड ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी कि नियरेस्ट ब्राइट फ्रिंज पॉइंट ओ के ऊपर किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की फ्रिंज या मैक्सिमम जो भी कहो। तो सेकंड ऑर्डर का जो मैक्सिमम है वो यहां पर बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट एफ। ठीक है, और यहां पर फेस डिफरेंस डेल्टा फाई कितना हो जाना चाहिए, 4π के बराबर। तो 4π का क्या चाहिए मुझे, फेस डिफरेंस चाहिए यहां पर। ठीक है,
तो चलो अब हम बनाते हैं कि एक वेव थोड़ा और डायग्राम अच्छा से समझ में आए। देखिए इसलिए मैं पॉइंट को ऊपर ले लेता हूं। तो पॉइंट F वो है जहां पर फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस डेल्टा पाई मुझे चाहिए 4 पाई के बराबर। हालांकि डायग्राम एग्जैगरेटेड है ये, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। तो S1 से एक वेव यहां गई और एक वेव जाती है यहां पर S2 से। तो अब टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है हमको। तो पाथ डिफरेंस की टर्म्स में लिखते हैं पहले। तो पाथ डिफरेंस स्लिट पर बाहर निकलने से पहले ही पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा x1 है। और इस डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x1 है d साइन थीटा। लेकिन ये किस मीडियम में, याद रखना n1 में है ये। स्लिट से बाहर निकलने के बाद का पाथ डिफरेंस, तो मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा यहाँ और इस एंगल को लिखा मैंने अल्फा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 इसकी वैल्यू है d साइन थीटा। और अगर मैं रिलेटिव टू एयर लिखूं इसको तो मैं लिखूंगा n1 इंटू डी साइन थीटा। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं पाथ डिफरेंस डेल्टा x2 ये होगा n2 d साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, n1 n2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, अब ये जैसे कि कोई वेव अगर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले मीडियम में ट्रेवल करती है x डिस्टेंस, तो एयर के रिलेटिव उसका कितना हो जाता है, पाथ इफेक्टिव पाथ लेंथ या ऑप्टिकल पाथ लेंथ वो म्यू टाइम्स x हो जाता है। तो ऐसे ही एयर के रिलेटिव ये कितना है, n1 d साइन थीटा, और दूसरे वाले मीडियम में हो जाएगा n2 d साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस कितना चाहिए मुझे, ये टोटल पाथ डिफरेंस चाहिए मुझे 4 पाई के बराबर। तो पाथ डिफरेंस होगा टोटल n1 d साइन थीटा प्लस n2 d साइन अल्फा इक्वल टू, अब ये जो पाथ डिफरेंस मैंने लिखा है इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू, यानी कि यहां पर जो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा, यहां जो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा इस वाले पॉइंट पर वो क्यों आ रहा है, एक तो यहां से क्रिएट हुआ इस हिस्से से, ये है d साइन थीटा जो कि एयर के रिलेटिव कितना हो जाएगा n1 d साइन थीटा, और यहां कितना हो जाएगा पाथ जो उसने ट्रेवल किया है n2 d साइन अल्फा। और इसको ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्लिट पर आने से पहले ये वाली वेव ज्यादा ट्रेवल करती है और बाहर निकलने के बाद भी यही वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है। यहां भी इसी का पाथ ज्यादा है, यहां भी इसी का पाथ ज्यादा है, तो टोटल पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस n1 d साइन थीटा प्लस n2 d साइन अल्फा। लेकिन अभी मैंने बताया था कि यहां पर क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर यहां फेज डिफरेंस कितना आएगा, यहां पर 0, इसके बाद ऊपर चलेंगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई, ये फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमम होगा। और यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, 4 पाई नहीं है, यहां पर 10 पाई बाई 3 जो कि पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके और ऊपर गए हम यहां पर, तो यहां पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 4 पाई के बराबर। अगर पाथ डिफरेंस जब यहां 4 पाई होगा तब सेकंड ऑर्डर का मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, ये नियरेस्ट मैक्सिमम होगा पॉइंट O के ऊपर। तो यहां पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना चाहिए मुझे, 4 पाई। तो ये तो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस 4 पाई चाहिए तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस अगर आ गया है 4 पाई तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब ध्यान दो इसमें, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर ये पाथ डिफरेंस मैंने एयर के रिलेटिव लिखा है तो ये वेवलेंथ भी मुझे किसकी चाहिए, एयर की चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो वेवलेंथ गिवन है वो किस मीडियम में गिवन है, n1 में, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किस में, एयर की वेवलेंथ में। ठीक है, तो वेवलेंथ रिलेटिव टू एयर चाहिए मुझे, है ना। तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो होता है c अपॉन v के बराबर। तो c को आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ हो गई एयर में, और नीचे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी और म्यू इक्वल टू बचेगा
लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम। लैम्डा मीडियम और लैम्डा ए क्या है, लैम्डा एयर है। तो लैम्डा एयर किसके बराबर होता है, लैम्डा एयर होता है म्यू लैम्डा एम के बराबर। ठीक है, ये म्यू लैम्डा एम। अब म्यू किसका होगा, जिस मीडियम की वेवलेंथ गिवन थी। तो लैम्डा एयर में जब निकालूंगा तो लैम्डा एयर आएगा, म्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3 mm, और ये 0.3 mm किस मीडियम में गिवन हमने, जिसका कि म्यू कितना है, n1 है, और n1 की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाता है 0.4 mm के बराबर। तो लैम्डा एयर कितना है, 0.4 mm है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस का रिलेशन जब मैं यहाँ पर लिखूंगा इस इक्वेशन में, तो इसमें जब मैंने सारा पाथ म्यू से n1 और n2 से मल्टीप्लाई करके रिलेटिव टू एयर लिख दिया है, तो मुझे लैम्डा भी एयर का चाहिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा ये लिखते हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू डेल्टा फाई, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लैम्डा हमको किसके लिए लेना है, लैम्डा एयर यूज करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि सारा पाथ डिफरेंस हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं। तो लैम्डा एयर कितना हो जाएगा, लैम्डा एयर होगा 0.4 के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा एयर कितना है, 0.4 mm अपॉन 2 पाई, और फेस डिफरेंस कितना चाहिए हमको, पॉइंट एफ पर 4 पाई के बराबर। तो सॉल्व करने पर ये कितना जाता है, 0.8 मिलीमीटर। तो ये 0.8 मिलीमीटर है। ठीक है, अब देखो फेस डिफरेंस जो था, मैं लिख लेता हूं यहां पर दोबारा से। फेस पाथ डिफरेंस जो था ये एंगल थीटा था। तो पाथ डिफरेंस n1 में कितना आया था, ये आया था डेल्टा x1। डेल्टा x1 जो पाथ डिफरेंस था उसकी वैल्यू थी n1 d साइन थीटा, प्लस स्लिट से बाहर निकलने के बाद जब वेव पहुंचती हैं S2 से पॉइंट F पर, तो जो पाथ डिफरेंस था उसको हमने लिया था अल्फा। तो एंगल अल्फा लिया था परपेंडिकुलर खींचने पर। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है यहाँ पर, ये आता है d साइन अल्फा के बराबर। दूसरा, ये पाथ डिफरेंस किस मीडियम में है, ये है 10/9 में। तो ये सारे पाथ डिफरेंस किस में कैलकुलेट हो रहे हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको n1 n2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो राइट साइड में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना चाहिए हमको, एयर के रिलेटिव 0.8 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो जो स्मॉल d है उसकी वैल्यू रखते हैं, n1 n2 की वैल्यू रखते हैं। तो n1 है 4/3, स्मॉल d की वैल्यू 10⁻³ थीटा 30 डिग्री के बने क्वेश्चन में, तो ये साइन 30 प्लस स्मॉल d 10⁻³ साइन अल्फा हमको कैलकुलेट करना है इंटू 10/9। अच्छा, ये वो 37 डिग्री वाला नहीं है अल्फा, ये दूसरा अल्फा है। वो 37 डिग्री कहाँ था, यहाँ नीचे जब वेव आई थी इस जगह पर, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, जो वहाँ के लिए था, ये नहीं, यहाँ पर अल्फा डिफरेंट आएगा 10/9, और ये है 0.8 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ सारा उड़ा दिया हमने, और ये हो जाता है 4/3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 10/9 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 0.8। अच्छा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो 10/9 साइन अल्फा इक्वल टू 0.8 माइनस, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हुआ 2, तो 2/3 माइनस 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 2.4 माइनस 2/3, तो ये आता है 0.4/3। ठीक है, तो d साइन अल्फा की जो वैल्यू आई, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ से हटा देता हूँ, स्पेस क्रिएट करना है मुझे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हम यहाँ हटा देते हैं। तो 10/9 साइन अल्फा इक्वल टू ये आ जाता है 0.4/3 के बराबर। तो साइन अल्फा बचेगा 0.4/3 इंटू 9/10। तो ये कितना हुआ सॉल्व करने पर, और
4/100 यानी ये पूरा 3/25 बन गया। तो साइन अल्फा की वैल्यू आई 3/25। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब साइन अल्फा हमारे पास जो एंगल था ये कितना आ गया है 3/25। अब हम एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट एफ पर। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची S1 S2 के सेंट्रल पॉइंट से। तो ज्योमेट्री जो हम पहले लगाते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है, तो वो एंगल भी हमने यहाँ निकाला। तो ये कितना आ गया, अब मैं यहाँ से ज़रा स्पेस क्रिएट कर लूँ थोड़ा। तो ये अगर एंगल अल्फ़ा था तो ये भी कितना है, अल्फ़ा के बराबर है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, ये एंगल भी अल्फ़ा है। अब मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर है OF। F वो पोजीशन है जहाँ पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या फर्स्ट मैक्सिमम है पॉइंट O के ऊपर। तो OF अपॉन ये हो जाएगा D। तो OF की वैल्यू आती है, OF इक्वल टू आता है D tan अल्फ़ा। तो OF इक्वल टू D कितना है 1 मीटर है। साइन अल्फ़ा हमको पता है, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें कोई सा और उसमें लिखें अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/25 हाइपोटेन्यूज 25 है, तो बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस होगा √25 का स्क्वायर यानी 625 - 9। तो ये बचेगा √616 के बराबर। तो OF की वैल्यू आती है tan अल्फ़ा यानी परपेंडिकुलर 3 अपॉन √616। अब जो क्वेश्चन में दिया है आंसर, उसको मैच करने के लिए हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 और अंडर रूट के अंदर इसको लिखा जा सकता है 4 × 154 के बराबर। 4 को बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 3/2 √154 के बराबर। फिर मुझे पोजीशन बदलनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, इतना हो गया। अब OF कितना आएगा, OF हो गया 3/2 √154 मीटर। आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये होगा 300/2 √154 सेंटीमीटर। तो OF इक्वल टू आएगा 150 अपॉन √154 सेंटीमीटर के बराबर। और फाइनली हमको मिला इसके थर्ड पार्ट का आंसर। तो जो थर्ड पार्ट है इसका, ये बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बार बार आपको लैम्डा एयर के रिलेटिव लिखना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा के रिलेटिव एयर के रिलेटिव लिखना पड़ेगा दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट मैक्सिमम आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो उसके लिए चेक करना होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट B मैंने पहले बनाया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना होता था पॉइंट B पर, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 था, तब यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बना। यानी यहाँ पर फेस डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस 0 है और फेस डिफरेंस डेल्टा फाई भी कितना है 0 के बराबर है। इसके बाद जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, तो यहाँ पर फेस डिफरेंस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा 2π के बराबर। और जब हम और ऊपर जाएंगे तो फेस डिफरेंस कितना मिलेगा, ऊपर 4π मिलेगा। क्योंकि हमको कैसे पता कि 4π हमको O से ऊपर ही मिलेगा, वो इसलिए पता है क्योंकि पॉइंट O पर फेस डिफरेंस हम निकाल चुके हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि यहाँ फेस डिफरेंस कितना आया था, यहाँ पर आया था 10π/3 जो कि 4π से कम है, तो 4π ऊपर मिलेगा और फिर सेकंड ऑर्डर का मैक्सिमम हमको मिलेगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो बेहतरीन है और इसका आंसर कितना हुआ 150 अपॉन √154 सेंटीमीटर। अब आंसर देखते हैं कौन सा है इसका आंसर है A। ठीक, तो फाइनली इस क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ हमारा और इसका आंसर कौन सा है, A इज द आंसर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।